हुआ है, ये कम हो गया है। बिल्कुल, लैंड इंक्रीज हुई है क्योंकि कंपनी ने लैंड परचेज की है, और कैश डिक्रीज हुआ है क्योंकि उसने उस लैंड को परचेज करने के लिए कैश पे किए। और तीसरी चीज कौन कह रहा था कि इसका इम्पैक्ट कैपिटल पे भी आया है? कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट आया है? कैपिटल पे इसका क्या इम्पैक्ट है? कौन बता रहा था? एनीवन? मैम जी, जब कैश कम होगा तो कैपिटल भी तो कम हो जाएगा ना। ओके, यही बात मैं अभी लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद एक्सप्लेन कर रही थी कि कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो ऑनर ने की है, बस वो हो गई। वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में या एक पेज में लिखी हुई है कि इस बंदे ने इतने अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया है, और कैश के इंक्रीज या डिक्रीज होने का कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना। एक तो ये रीजन है। दूसरी रीजन ये है कि अगर कैश डिक्रीज हुआ है तो लैंड इंक्रीज भी तो हो गई है। ओवरऑल एसेट पे तो कोई चेंज नहीं आया, टोटल एसेट्स तो वही रहेंगे। लैंड भी कंपनी का एसेट है, कैश भी कंपनी का एसेट है। कैपिटल का मतलब सिर्फ कैश नहीं है। अगर आप कहें कि व्हाट इज कैपिटल, तो इसका ये मतलब है कि बिजनेस के पास जितना कैश है उतना ही उसका कैपिटल है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। कैपिटल सिर्फ वो अमाउंट है जो ऑनर ने या शेयर होल्डर्स ने बिजनेस में इन्वेस्ट की है। सपोज मैंने 10 लाख से बिजनेस शुरू किया था, तो मैंने कहीं गवर्नमेंट को या जिसके साथ भी मैंने रजिस्टर कराया उसको एक पेज पे लिख के दे दिया कि मैं 10 लाख से बिजनेस शुरू कर रही हूँ, और गवर्नमेंट ने उस पर स्टैंप लगा दी, तो वो मेरा कैपिटल बन गया और वो 10 लाख ही रहेगा। बाकी रिटेन अर्निंग्स वाली कैटेगरी में चेंज आ सकती है, और चीजों में चेंज आ सकती है, या ये एक स्पेशल केस है जिसमें कैपिटल डिक्रीज हो सकता है। अदरवाइज कैपिटल ने फिलहाल कैश के डिक्रीज होने से कैपिटल ने डिक्रीज नहीं होना। कैपिटल आखिरी चीज होगी हमारी ट्रांजैक्शन में जिसको हम डिक्रीज करने का सोचेंगे। नॉर्मली कैपिटल डिक्रीज नहीं होता, और कैश के डिक्रीज होने से तो कैपिटल बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं होता। क्लियर? ये अभी भी कोई है जिसको लगता है कि कैश कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा? यस मैम। किसको लगता है? कोई है या नहीं है कोई? कोई बोल ही नहीं रहा। चले ठीक है, दैट मीन्स मैं अज्यूम करूंगी कि सारों को समझ आ गया है कि इसमें कैपिटल में चेंज कोई नहीं है इस ट्रांजेक्शन में। तो ये कैपिटल में यहाँ से हटा देती हूँ। लैंड इंक्रीज हुई है, कैश डिक्रीज हुआ है, और अमाउंट क्या है? कितने की लैंड? कितने की लैंड परचेज की है इस ट्रांजेक्शन में क्लास? मैम 52,000। 52,000। तो कैश लैंड इंक्रीज और कैश डिक्रीज और अमाउंट जो है वो है 52,000। तो कैश, ये कैश है। 80,000 पहले हमारे पास था, लेकिन उसमें से 52,000 माइनस हो गया। तो समटाइम्स माइनस हम नहीं लिखते, उसकी जगह ब्रैकेट का साइन लगा देते हैं, तो वो भी माइनस ही कंसीडर होता है। वो देखें, मैंने उसमें ब्रैकेट लगाई है तो एक्सेल ने उसको ऑलरेडी खुद ही माइनस कर दिया है कि ये माइनस होगा।
और दूसरा लैंड इंक्रीज हुई है, कहाँ है लैंड, ये लैंड है, और लैंड के नीचे हम 52,000 इंक्रीज करते हैं। और हमें ये पता है कि ये इक्वेशन जो है ये हमेशा बैलेंस रहनी चाहिए, इस साइड पे जितनी अमाउंट हो उतनी ही इस साइड पे हो, ये हमें पता है ना। यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो है यस मैम। परचेज ऑफ एन एसेट एंड फाइनेंसिंग पार्ट ऑफ द कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ऑन जनवरी 22 द कंपनी परचेज्ड द ओल्ड गैराज बिल्डिंग फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी फॉर 36,000। अब वो बेसिकली एक ओल्ड गैराज परचेज करी है कंपनी, जिससे भी परचेज की है उसकी टोटल अमाउंट 36,000 है। 52 की पहले लैंड परचेज की है और अब 36,000 की बिल्डिंग परचेज की है। ओवरनाइट मेड अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 6,000 कैश पे कर दिए। हेलो, यस मैम। हाँ जी, तो कहाँ थी, हाँ मैं ये कहती कि अब कंपनी ने एक बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग की अमाउंट 36,000 है। उस 36,000 में द कंपनी मेड अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 6,000। कैश डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि 6,000 रुपया दे दिया है, एंड इशूड आ 90 डेज नॉन इंटरेस्ट बेरिंग नोट पेएबल फॉर 30,000 बैलेंस ओड। इस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ये निकलता है कि कंपनी ने बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग की अमाउंट 36,000 है, और कंपनी ने उस 36,000 में से 6,000 पेमेंट कर दी है, और बाकी का जो 30,000 बचा है उसके लिए एक नोट पेबल का मतलब होता है लायबिलिटी, कि हमने अभी पैसे पे नहीं किए, हमने उधार कर लिया है, या एक नोट लिख के दे दिया है जो कि नॉन इंटरेस्ट बेरिंग है, कि मतलब जिसपे इंटरेस्ट नहीं लगना, और हमने 90 डेज बाद वो पे करना है। तो बेसिकली कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि एक बिल्डिंग परचेज की है लेकिन उस बिल्डिंग के पैसे सारे नहीं दिए, अभी 6,000 दे दिए, और 30,000 का एक नोट पेबल साइन करके दे दिया है कि 30,000 मैं आपको 90 डेज बाद पे करूंगा। तो अब मुझे बताएं कि इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, कौन बताएगा। मैम एक 6,000 कैशलेस हुआ ओके, और एक हमने अपने बिल्डिंग के लिए परचेज कर ली। मैं ये यहाँ नोट कर लेती हूँ जो जो आप कहती जा रही हैं। ये है ट्रांजैक्शन नंबर 3। हाँ जी, क्या हुआ, एक तो कैश को क्या हुआ, डिक्रीज हुए इंक्रीज हुए। मैम डिक्रीज हुआ, ओके, कैश डिक्रीज हो गया, और बिल्डिंग इंक्रीज हुई। बिल्डिंग इंक्रीज इंक्रीज हुई है क्योंकि कंपनी ने बिल्डिंग परचेज की है। एक मिनट में आती हूँ, आप लोग तब तक इसको मजीद सोच लें। बहुत छान प्रभू, बहुत छान।
हाँ जी, तो समझ आए? कैश इंक्रीज, बिल्डिंग, कैश डिक्रीज, बिल्डिंग इंक्रीज, और किसी और चीज में भी चेंज है। हाँ, लायबिलिटी, लायबिलिटी को क्या हुआ है? लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, और लायबिलिटी को उन्होंने खुद ही बता दिया है कि ये नोट पेएबल है, नोट पेएबल भी इंक्रीज हो गए। और अमाउंट क्या है? कैश डिक्रीज हुआ है कितना? 6000। 6000 बिल्डिंग इंक्रीज हुई है कितने की? 36 36,000 की। और नोट पेएबल कितने हैं? 30 30,000। 30,000। गुड। अब हमने इसमें एंट्री करनी है यहाँ पे। कैश डिक्रीज 6,000, बिल्डिंग कहाँ है? बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग हो गई है 36,000, और इस साइड पे नोट्स पेएबल इंक्रीज, और उसकी अमाउंट क्या है? 30,000। 30,000। ओके, क्लियर? अब मजीद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाने से पहले हमने ये कहा था कि बेसिकली इस अकाउंटिंग इक्वेशन में जो टोटल है वो बैलेंस रहना चाहिए। टोटल बैलेंस कैसे रहना चाहिए? टोटल ऐसे बैलेंस रहना चाहिए कि ये एसेट्स को ऐड करें तो इसकी जो अमाउंट आए वो लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी को ऐड करने से जो अमाउंट आए उसके इक्वल हो। तो हम जरा ये ऐड करके देखते हैं कि ये इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। इसको ऐड करने के लिए मैं तो ऐसी फॉर्मूला लगा लूंगी सम का, यहाँ से ले 22,000, ये यहाँ पे हो गया 52,000। ये समझ आ रहा है मैं क्या कर रही हूँ? मैं सिर्फ ऐड कर रही हूँ, जो चीजें हमने लिखी हैं उन सबको ऐड करती जा रही हूँ। यस मैम। अभी बाकी सब में एक एक ही एंट्री थी, इस वजह से वहां ऐड करने का फॉर्मूला नहीं लगाया, बस टोटल को ऐड कर दिया था, कैश वाले को। अब एसेट्स को ऐड करना है और इधर से लायबिलिटीज को ऐड करना है, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। वन 10,000 इस साइड पे है, और इस साइड पे देखते हैं क्या ये बैलेंस होता है। ओके, तो क्या ये बैलेंस हुआ है? इक्वल है। इक्वल है ना? बस इक्वेशंस की दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे जाएं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ एन एसेट ऑन अकाउंट ऑन जनवरी 22 ओवरनाइट परचेज्ड, मतलब कंपनी परचेज्ड टूल्स एंड ऑटोमेटिव रिपेयर इक्विपमेंट फ्रॉम स्नैपी टूल्स। एक और कंपनी है जिससे उसने कुछ परचेज किया है। ड्यू विद इन 60 डेज। दोबारा बोल देती हूँ एक दफा। ऑन जनवरी 23 ओवरनाइट परचेज टूल्स एंड रिपेयर इक्विपमेंट फ्रॉम स्नैपी टूल्स, मतलब किसी एक और कंपनी से टूल्स एंड इक्विपमेंट परचेज किए। द परचेज प्राइस वाज 13,800। ड्यू विद इन 60 डेज। ड्यू विद इन 60 डेज का मतलब होता है कि अभी पे नहीं किए, 60 डेज बाद पे करने। दोबारा एक दफा सेंटेंस बोल देती हूँ। ऑन जनवरी 22 द कंपनी परचेज्ड
टूल्स एंड ऑटोमेटिव रिपेयर इक्विपमेंट, मतलब टूल्स एंड इक्विपमेंट परचेज किए फ्रॉम स्नैपी टूल्स, किसी एक और कंपनी से जिसका नाम स्नैपी टूल्स है। परचेज प्राइस वाज 13,800, 13,800 के परचेज किए, आई थी तो चली गई। ड्यू विद इन 60 डेज, और उसकी पेमेंट अभी नहीं की, वो ड्यू है। ड्यू का मतलब होता है अभी करनी है, अभी करनी का मतलब होता है उधार पे लिया है कुछ, और उसकी अमाउंट जो है वो 13,800 है। अब आप लोग बताएं इसका इम्पैक्ट किस चीज पे आया है और किस चीज पे नहीं आया। मैम इक्विपमेंट्स इंक्रीज हुए हैं और लाइबिलिटीज भी 30,800 इंक्रीज हुई हैं। ओके, और कोई? एनीवन एल्स? समझ में आया है कि इन्होंने क्या कहा है? ट्रांजैक्शन में ये कहा गया था कि कंपनी ने टूल्स एंड इक्विपमेंट परचेज किए, तो इसका मतलब है टूल्स एंड इक्विपमेंट जो है वो कंपनी के पास आए हैं, तो दैट मीन्स टूल एंड इक्विपमेंट इंक्रीज हुए हैं। लेकिन इन टूल्स एंड इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए कंपनी ने कैश नहीं दिया, बल्कि उधार किया है कि 90 डेज बाद हम पे करेंगे। उधार किया है तो इसका मतलब है कंपनी के लिए पेएबल है, और चूंकि कोई नोट साइन नहीं किया, नोट मतलब इसमें लिखा हुआ नहीं है कि कंपनी ने लिख के दिया, तो इसका मतलब है ये अकाउंट पेएबल है। जहाँ पे मेंशन हो कि कंपनी साइंड अ नोट, तो वो नोट पेएबल होता है। जहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन ना हो तो वो अकाउंट पेएबल होता है। तो अकाउंट पेएबल कंपनी की लायबिलिटी है, और वो भी इंक्रीज हुई है क्योंकि हमने कुछ चीजें खरीदी हैं और उसके पैसे अभी तक नहीं दिए। क्लियर? और दोनों की अमाउंट क्या है, कितने के टूल्स एंड इक्विपमेंट परचेज किए? टूल्स एंड इक्विपमेंट कितने के परचेज किए? 13,800। 13,800 के, और जितने के इक्विपमेंट परचेज किए हैं उतने के ही अकाउंट पेएबल इंक्रीज हुआ है। ओके, तो दैट मीन्स टूल्स एंड इक्विपमेंट कहाँ है? ऑफिस सप्लाईज है, ये इक्विपमेंट है। इनके अंडर में लिख देती हूँ 13,800, और इस साइड पे अकाउंट पेएबल इंक्रीज हुआ है तो वो भी 13,800। ये आप लोग नोट कर रहे होंगे कि हर ट्रांजैक्शन को मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख रही हूँ। अब ये 13,000 भी इसमें ऐड हो जाएंगे, 13,800, और इधर भी ये 13,800 ऐड हो जाएंगे। मैम अभी भी बुक वाला ही शो हो रहा है, एक्सेल शीट शो नहीं हो रही। ओहो, तो ये बड़ा मसला है। तो थोड़ा सा जल्दी बताया करें ना ये क्या शो हो रहा है। अब ठीक है, तो मैंने ये इक्विपमेंट टूल्स एंड इक्विपमेंट वाले में 13,800 ऐड कर दिए, और इधर से अकाउंट पेएबल वाले में 13,800 ऐड कर दिया है। और अब मैं इनका अगेन टोटल कर रही हूँ। मैंने कहा था कि हमने टोटल बार बार करके देखते रहना है ताकि हमें गलती फौरन ही पता चल जाए। तो ये बैलेंस है अभी। क्लियर है? पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही आज। ओके, तो अभी तक मैं इसको फिलहाल यही स्टॉप कर देती हूँ। जिसकी जो कंफ्यूजन्स हैं वो फिलहाल क्लियर कर ले, उसके बाद मैं आगे चलूंगी।